तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय राजीव में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2024 में जो बच्चे हमारे बैठ रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड में, उनके लिए मैं बोर्ड परीक्षा 2023 का एक पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर में हमारे पास 27 क्वेश्चन है कुल, ये आप देख सकते हैं। इस 27 क्वेश्चनों में मैं आज से आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। इससे आप 2024 की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रश्न होगा वो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के अनुसार हम लोग कुछ सवालों को करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि अपरिमेय संख्या वे परिमेय संख्या है जो कि वर्गमूल के अंदर अगर लिखी है तो वो पूर्ण वर्गमूल ना हो। कहने का सीधा आता है, अगर देखिए हम दो रूट दो ले लें पहले, या फिर चलिए पहले हम 2√4 ले लेते हैं। तो 2√4 अगर हम देख सकते हैं तो 2√4 हो जाएगा ये हमारा 2, और √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4। तो 4 के नीचे तो 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 2√4 तो अपरिमेय संख्या नहीं है। दूसरा हम ले लेते हैं 2√8 ले लेते हैं। 2√8 की अगर हम गुणा करें, क्योंकि ये बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये √16 हो जाएगा। और √16 का तो मान 4 ही आता है, तो 4 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो p/q की फॉर्म में ये आ जाता है। इसका मतलब है कि ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है। इसके बाद पहली वाली ले लेते हैं 0.125। तो 0.125 को अगर हम दशमलव हटाएं यहाँ से, ये देखिए ये हटा देते हैं हम, तो नीचे कितना आएगा 1 2 3, क्योंकि 3 के बाद दशमलव है तो 1000 आ जाता है। तो ये भी कहने का मतलब है p/q की फॉर्म में आ चुकी है। और जब ये p/q की फॉर्म में आ गई है तो इसका मतलब है कि ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आ गया है 2√2, क्योंकि √2 कैसी राशि है, अपरिमेय संख्या है। ये पूर्ण राशि नहीं है, दो दो कभी भी पूर्ण राशि नहीं है, इसलिए 2√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बिल्कुल सही। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है x² - 3 के शून्यकों का योगफल। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, वो -b/a के रूप में होता है। और -b/a के रूप में जब होता है तो हमारी जो द्विघात समीकरण है, सॉरी यहाँ बहुपद है, तो ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में हमारा द्विघात बहुपद रहता है। इस द्विघात बहुपद में हमारे पास जो -b/a है वही जो है हमारा शून्यकों का योगफल होगा। तो हम देखते हैं कि x² - 3 में अगर -b/a लिया जाए तो x का जो गुणांक है वो यहाँ पर है ही नहीं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो हमारे पास c का मान है, यानी कि x² - 3 है केवल, तो ये c का मान है और ये x² का मान है। तो जब हमारे पास b का मान है ही नहीं तो वो जीरो हुआ, b का मान जीरो हुआ, और a का मतलब हुआ x² का गुणांक, ये एक, तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो गया। तो शून्य का योगफल का हमारा जो उत्तर आएगा वो पहला आंसर होगा, जीरो होगा वो। ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है तो श्रेणी का 8वां पद बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि nवां पद का मतलब ही है 3n+1। वैसे तो nवां पद का जो फार्मूला है वो a + n - 1 × d होता है, लेकिन हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ इस सवाल में पहले से ही nवां पद दिया है, तो 8वां पद पूछा है। कहने का मतलब सीधा है, यहाँ पर n की जगह 8 हम रख सकते हैं।
तो अगर हम n की जगह 8 रख दें दोनों तरफ, और ये सवाल बहुत आता है परीक्षा में, तो हमारे पास आ गया 8 तिया 24 प्लस 1, तो हमारा आंसर 25 आ जाता है। तो हमारा जो आंसर है गौ का वो तीसरा आंसर बन जाता है ए। तो इसका आठवां पद 25 होगा। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 आ रहा है, यदि साइन ए बराबर 1/2 तो कोस ए का मान क्या होगा। तो वैसे इस सवाल के 2-3 मेथड हो सकते हैं, परंतु फिर भी एक हमारा जो फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ पर हम मान इसका रख सकते हैं। साइन ए का मान 1/2 है, तो हमने यहाँ पर मान इसका 1/2 रख दिया है, प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये 1/4 हो गया है, प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। 1 पक्ष बदल देगा अपना, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास, दूसरी ओर आ जाएगा 1/4 यहाँ पर आ गया ये। तो इसका मान जो आएगा 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4। तो इसके बाद ये कोस ए का जो मान है वो हमारे पास √3/4 आ गया है, और क्योंकि √3 का मान नहीं निकलता है लेकिन 4 का 2 होता है, तो वर्गमूल हो गया ये √3/2। हमारा पास आंसर नंबर 4 आ चुका है इसका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आ रहा है ये डॉ कि बिंदुओं 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास दो बिंदु होते हैं, उन दो बिंदुओं को हम x1 y1 और x2 y2 कहते हैं। तो मध्य बिंदु के हमारे पास एक फार्मूला है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर यहाँ नीचे लिख देते हैं, उसको ऊपर मैं हल कर दूंगा आप लोग के लिए, y1 प्लस y2/2। 4,5 और 6,9 है, तो बिंदु हमारे पास होते हैं x1 y1 और x2 y2। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो है, फार्मूला है उसका, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। x1 का मान देख सकते हैं 4 है, x2 का मान 6 है बटे 2, 6 और 4 10 होते हैं, 10 का आधा 5 होगा। इसी प्रकार हम यहाँ y में भी मान रखते हैं, y1 का मान 5 है, y2 का मान 9 है, और ये आधा हो गया इसका, 9 और 5 14, 14 का आधा 7 हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक रहे वो 5,7 हो जाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो दूसरे वाला हमारा आंसर हो जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, इसके केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई हमें निकालनी है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि मैंने ये एक स्पर्शरेखा है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और ये केंद्र से इसकी दूरी है स्पर्शरेखा की, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और सेंटर की जो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ये एक रूल है, प्रमेय है, और ये मैंने ए और बी इनके पॉइंट मान लिए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है त्रिज्या 6 सेमी है, ये 6 सेमी है, केंद्र से दूरी 10 सेमी है, और स्पर्शरेखा की लंबाई निकालनी है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज जो हमारा ओ ए बी है, यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ा जो राशि है वो ओ बी है, आप देख सकते हैं, ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ये फार्मूला हमारा लग जाएगा, यानी कि जिसे हम सीधी भाषा में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बोलते हैं। तो 10 का वर्ग ओ ए हमारे पास 6 है, 6 का वर्ग प्लस हमारे पास ये आ गया ए बी का वर्ग आ गया हमारे पास, 10 का वर्ग 100 हो गया है, और ये 6 का वर्ग 36 हो गया, ये 36 इधर स्थान बदल लेगा आपका, इधर की तरफ आ जाएगा। यहाँ मैंने एक स्टेप को ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारे पास घट के आ जाता है 64 बराबर ए बी का वर्ग। और जब हम यहाँ से इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल आ जाता है, तो ए बी बराबर √64 है, और 64 किसका वर्ग होता है भाई, 64 तो 8 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्पर्श रेखा है वो क्या आ गई, 8 आ चुकी है, ध्यान से देखें तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस
के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो के का मान निकालें। हम ध्यान से देखें, मूल ही दे रखा है आपको आंसर में और के की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास मूल का मतलब अल्फा और बीटा है। अल्फा अगर 1 दिया है तो बीटा नहीं दिया है। तो हम ध्यान से देखें तो के का मान निकालना है, इस वाले के का। तो ये हमारे पास कहाँ से आता है? मूलों का अगर हम योगफल की बात करें, मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। तो लेकिन हमें बी भी नहीं दिया है और के का मान भी पूछा है, तो हम मूल्यों के गुणनफल की बात करते हैं। ये आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास सी बाई ए। अब देखते हैं, अगर हम अल्फा का मान 1 है और बीटा नहीं मालूम है और सी की वैल्यू हमारे पास देखो ये है -6 है और ए की वैल्यू यहाँ पर जो होगा 1 है हमारे पास। तो ये इसका मतलब है कि बीटा का मान हमारे पास -6 आ गया है, दूसरा मूल आ चुका है कहने का अर्थ। तो हम ध्यान से देखें, जब हमारा दूसरा मूल -6 आ चुका है तो अब मान रख देंगे हम। अल्फा का मतलब पहला मूल है 1 आ गया है, दूसरे का मान -6 आ गया है और माइनस बी का मान के है, इसके अलावा ए का मान 1 है। तो ये आ गया है हमारे पास 1 -6 बराबर माइनस का के। तो हम देखें ध्यान से तो ये -5 बराबर आ गया माइनस के, और माइनस से माइनस कट जाता है तो के का मान हमारे पास 5 आ जाता है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे इस पर ध्यान देंगे या लर्नर जो भी है, सिखाने वाले सीखने वाले, तो बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में आते ही आते हैं। इसके बाद हमारा इसी का बहुविकल्पी का लास्ट 8वां सवाल आ रहा है। एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्योंकि पासे में 6 परिणाम होते हैं, वो 6 हैं परिणाम 1 2 3 4 5 6। आपने देखा ध्यान से, तो देख लीजिए, हमने मैं पासा भी अब बना दिया है आपके सामने। तो पासे में 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 और 6 बिंदु हैं। तो उसने कहा है सम संख्या प्राप्त होने की संख्या। सम संख्या हमारे पास कौन कौन सी है? 2 है, 4 है और 6 है। तो इसका मतलब है कि सम संख्या 3 है हमारे पास, और पासे में जो कुल परिणाम है वो 6 है, यानी कि 6 से ज़्यादा परिणाम नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो प्रायिकता का जो एक रूल है, नियम है, फार्मूला है, वो है अनुकूल परिणाम। यानी कि क्या पूछा है? सम संख्या वो 3 है और कुल संभावित परिणाम 3/6। इसका मतलब है हमारे पास 1/2 आंसर आ जाता है। ये हमारा इसका आंसर है। तो ये हमारे बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे यहाँ पर वो पूरे होते हैं। इसके जो आगे प्रश्न है वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। मेरी और वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। थैंक यू। मैं स्पाई राजीव के अगली वीडियो में मिलते हैं।